दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हैं, आप सभी को पता है DLED प्रथम सेमेस्टर यानी कहा जाए या आप थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं तो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट वगैरह ये सब आ चुकी है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं आप सभी के विशेष मार्ग पर DLED प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के शिक्षण अधिगम के मैराथन क्लास आपके बैच में प्रोवाइड होने जा रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ और कहा जाए सबसे खास बात इस वीडियो की ये है कि आपके जो DLED प्रथम सेमेस्टर थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है। ठीक है, तो जो DLED प्रथम सेमेस्टर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, है ना, तो इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न को भी समाहित करने का प्रयास किए हुए हैं। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत मैराथन क्लास कम से कम लगभग 1 घंटे की क्लास यह आपकी होने वाली है और 1 घंटे में आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट में देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए परीक्षा में प्रश्न यहीं से हूबहू जैसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं सेम उसी तरह से इस वीडियो में जो भी प्रश्न हैं वो लिए गए हैं, है ना। आगे देखिए कहा जा रहा है सफलता की 100% गारंटी। बिल्कुल मैं निवेदन आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आप इस मैराथन क्लास जो भी आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही चैनल को वॉच करें। ठीक है, आपको जहाँ से भी समझ में आए, ठीक है, हर एक टीचर जो भी होगा आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि लास्ट टाइम में आप मैराथन क्लास का रिवीजन आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, मैं दावा करता हूँ कि आपको वहाँ से 100% बेहतरीन कंटेंट हर कोई टीचर देने का प्रयास आपको करेगा। ठीक है, तो लास्ट अटेम्प्ट आपके लिए मैराथन क्लास दिया जा रहा है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और आप अपना एक फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि हाँ यहाँ से दी गई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें आपके कुछ सीरीज़ के भी प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। देखिए सीरीज लेने से आपको फ़ायदा तब होता है जब आप उसके अर्थ, उसके मीनिंग को आप समझ पा रहे हैं, है ना। इसमें बहुत से वर्ड दिए गए हैं जो जिसके मतलब को ही आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये बड़ी वजह यह है कि आपको, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि बिना टीचर का कोई ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, किताबें तो यार सबके पास होती है, अब ऐसा नहीं अगर किताबें से ही काम चल जाए तो विद्यालय की गरिमा ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, टीचर की गरिमा ही समाप्त हो जाएगी अगर किताब से ही आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप सीरीज़ भले ही पढ़ रहे हों, ठीक है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको हम एक एक वर्ड के अर्थ को भी समझाने का प्रयास करते हैं जो मुझे लगता है कि आपके परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन फिर से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इस मैराथन क्लास का आनंद आपको कैसा रहा लास्ट में आप देखिए, शुरू में कमेंट ना करें कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में आप एक कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ यहाँ से दी गई चीज़ें मुझे समझ में आई कि नहीं आई। देखिए पहला प्रश्न आपके बीच में बन रहा है, कार्यशाला प्रविधि से क्या अभिप्राय है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि बाबू ये कार्यशाला प्रविधि होती क्या है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य है जिसमें सभी प्रतिभागी सदस्य अपने ज्ञान, अनुभवों व कौशलों को पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा विषय के बारे में सोचते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ एक शब्द आया हुआ है, पारस्परिक आदान प्रदान। ठीक है, यानी आप इस पूरे क्वेश्चंस का निचोड़ सिर्फ और सिर्फ इतने ही शब्दों में छिपा हुआ है। आप कह सकते हैं कि आप जब भी ग्रुप में रहकर पढ़ते हैं, ठीक है, तो ग्रुप में जब आप रहकर पढ़ते हैं तो अपनी बातों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा विषय के बारे में आप सोचते हैं, यही आपकी कार्यशाला प्रविधि होती है। ठीक है, चलिए जो भी आपको ज्ञान रहता है, जो भी आपको नॉलेज रहता है वो अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, दोस्त आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, यही जो शेयर करने की प्रक्रिया है, प्रायः आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, यही आपकी
जो है वो कार्यशाला प्रविधि के अंतर्गत आती है। ठीक, अब यहाँ कार्यशाला का जो मूल सूत्र है वो क्या होना चाहिए। अभी आपने कार्यशाला प्रविधि को देखा है ना, अब कार्यशाला का जो मूल सूत्र है वो क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं कार्यशाला का जो मूल सूत्र है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक जो है भावना से कार्य करना। मैंने अभी आपको बताया कि आप ग्रुप में रहकर अपनी पढ़ाई को करते हैं, वही आपकी कार्यशाला प्रविधि होती है। तो इसके अगर मूल सूत्र की हम बात करें तो मूल सूत्र के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि आपस में मिलजुल कर सहयोग की भावना के साथ जो है कार्य करना। भाई आप उनका सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका सहयोग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जो प्रतिक्रिया है हमारी चलती रहती है। तो यही हमारी कार्यशाला प्रविधि का जो मूल सूत्र है, मुख्य सूत्र है, इसे आप कह सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। क्लार्क, देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्लार्क ने शिक्षण कौशल की परिभाषा क्या दी हुई है। अच्छा, यहाँ देखिए क्लार्क महोदय, देखिए ये अगर देखा जाए तो शिक्षण अधिगम के काफ़ी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा चीज़ें हमेशा आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ तो आपसे शिक्षण कौशल की परिभाषा पूछी गई, महत्वपूर्ण है, आप इन्हें नोट जरूर करिएगा। ठीक है, नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आप इन्हें कंठस्थ कर लीजिएगा, ताकि आपकी परीक्षाओं में अगर पूछी जाए तो आपको थोड़ा सा याद जरूर आ जाए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर हम आपको बताएं तो क्लार्क महोदय ने शिक्षण कौशल की परिभाषा दी हुई है, जिससे खुदा न खास्ता अगर आपको ये परिभाषा इनके अनुसार नहीं याद आ रही है तो आप शिक्षण कौशल के अंतर्गत किसी भी साइंटिस्ट के अनुसार परिभाषा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। भाई अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आप किसी के अनुसार परिभाषा लिख देंगे तो संभवतः 1 नंबर तो आपको मिल ही जाना चाहिए। ठीक है, तो बेहतर आपके लिए यही है कि अगर इन महोदय के अनुसार या किसी भी साइंटिस्ट, में क्लार्क की ही बात नहीं करूंगा, अगर किसी भी साइंटिस्ट के अनुसार आपसे परिभाषा पूछी जा रही है और खुदा न खास्ता आपको परिभाषा नहीं याद आ रही है, कोई भी परिभाषा अगर दिमाग में है तो उसे आप लिख दीजिए। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। कहा जा रहा है क्लार्क ने शिक्षण कौशल की परिभाषा क्या दी हुई है, तो देखिए इनके अनुसार जो परिभाषा डबल इन्वर्टेड कामा में देखिएगा, शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित करता है। ठीक है, जो शिक्षण कौशल होता है, शिक्षण कौशल के द्वारा हम छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, यही आपके शिक्षण कौशल यानी क्लार्क महोदय के अनुसार परिभाषा है। हालांकि यहाँ आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित होता है जिसमें छात्र के व्यवहार में हम परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, इसे भी आप लिख सकते हैं, या अगर आपको भाई पूरी परिभाषा याद आ रही है तब तो आपके लिए बेहतर है ही, है ना। अगला कहा जा रहा है कॉमिसार के अनुसार शिक्षण कौशल की परिभाषा। देखिए यही आपसे फटाक से 2 साइंटिस्ट पूछ लिए कि एक तो क्लार्क पूछे गए, दूसरा कॉमिसार पूछे गए, है ना। अगर खुदा न खास्ता मैं फिर से आपसे बताऊं, अगर आपको इनकी परिभाषा नहीं आ रही, इनकी याद आ रही है तो इन्हीं के अनुसार लिख दीजिए, या आपको कोई भी परिभाषा याद आ रही, यानी कुल मिला जुलाकर एक शब्द में कहें तो आपको जो है क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखिए कॉमिसार ने शिक्षण कौशल की परिभाषा में क्या लिखा है, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है कि शिक्षण कौशल वह है जो शिक्षण में विभिन्न जो है तथा विशिष्ट क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, शिक्षण कौशल वह है जो शिक्षण में विभिन्न तथा विशिष्ट क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे प्रारंभ है, प्रदर्शन है, आवेदन है, अंदाज करना, पुष्टि करना, तुलना और व्याख्या, प्रश्न आदि। ये कॉमिसार के अनुसार शिक्षण कौशल की परिभाषा है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉमिसार के अनुसार कभी पूछी नहीं गई है, अगर पूछी गई है तो अधिकतम क्लार्क महोदय के अनुसार ही शिक्षण कौशल की परिभाषा पूछी गई है। ठीक है, चलिए देखिए फिर से अलेन के अनुसार शिक्षण कौशल की परिभाषा, है ना। अलेन के अनुसार, अब नीचे देखिए यहाँ ब्राउन के अनुसार लगातार शिक्षण कौशल ही आपसे पूछा जा रहा है ना। देखिए अलेन ने शिक्षण कौशल के बारे में अपने विचार देते हुए कहा है कि विभिन्न प्रतिनिधि, ठीक है, अध्यापन कौशल की पहचान और इन छोटे छोटे कौशलों पर अध्यापक प्रशिक्षण में ध्यान व समय देने से अध्यापक केवल उन्हीं कौशलों का नहीं बल्कि साधारण शिक्षण योग्यता का भी विकास करता है। ये आपके किसके अनुसार है, अलेन के शिक्षण के अनुसार। ये भी आपसे पूछा नहीं गया है। ब्राउन की परिभाषा आपसे पूछी गई है, आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ब्राउन महोदय कह रहे हैं, ब्राउन ने अपने विचार देते हुए कहा है, ब्राउन के अनुसार शिक्षण क्या है। ठीक है, तो कहा जा रहा है शिक्षण
बहुपक्षीय क्रिया प्रक्रिया है। ठीक है, यानी जो शिक्षण आपकी है वो बहुपक्षीय क्रिया प्रतिक्रिया है, जिसमें शिक्षक द्वारा विभिन्न क्रिया, प्रश्न पूछना, सुनना, छात्रों के उत्तर जानना, प्रतिफल देना, पुनर्बलन देने तथा अन्य क्रिया करना जो है ये शामिल होता है। किसमें? ब्राउन के अनुसार शिक्षण में। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा जा रहा है बहुपक्षीय क्रिया प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें शिक्षक द्वारा विभिन्न क्रिया, प्रश्न पूछना, जैसे जो शिक्षक होता है वो आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, प्रश्न पूछना, सुनना, आपका जो भी आप बता रहे हैं वो सुनता है। क्या क्रिया प्रतिक्रिया है, जिसमें शिक्षक द्वारा विभिन्न क्रिया, प्रश्न पूछना, अच्छा ये तो हो गया। छात्रों के उत्तर को जानना और उत्तर को जानने के बाद प्रतिफल देना, या जैसे जब आप किसी भी प्रश्न को बताते हैं तो जब जो टीचर होता है वो आपको पुनर्बलन देता है कि वाह आपने बहुत अच्छा बताया है। ठीक है, यानी शाबाशी देना, अन्य क्रियाएं जो है ये ब्राउन महोदय के अनुसार शिक्षण में शामिल हैं। ठीक है, अब यहाँ उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? भाई उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। किसी चीज़ का उपचार करना, जैसे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हमेशा आप उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत ये देखते हैं कि आप, जैसे मैं मानता हूँ कि चलिए आपको शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके उपचार को कर रहे हैं, आपके ट्रीटमेंट को दे रहे हैं, यानी आपको जो नहीं समझ में आ रहा है उसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? तो उपचारात्मक शिक्षण जो है वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालकों के लिए प्रायः उपयोगी माना जाता है। ठीक है, यानी जो शिक्षण में पिछड़े होते हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं उनमें उपयोगी होता है। अगला कहा जा रहा है बहुस्तरीय जो है शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो बहुस्तरीय जो शिक्षण होता है, विभिन्न उपलब्धि स्तर, बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, छात्रों की त्रुटियों को निराकरण किस प्रकार के शिक्षण के माध्यम से? भाई आपने देखा सबसे ऊपर कि जब पिछड़े हुए बालक होंगे तो जाहिर सी बात है कि छात्र वो त्रुटियां करेंगे। ठीक है, जब त्रुटियों का हम निराकरण करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? आप उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से करेंगे। वही चीज़ें ना कहा जा रहा है। देखिए, चाहे आपसे प्रश्न इधर से घुमा के पूछे चाहे इधर से घुमा के पूछे, ठीक है, सेंटर आपका हमेशा एक ही होगा, है ना। उपचारात्मक शिक्षण इसका भी उदाहरण था। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण इसके पहले वाले क्वेश्चन का भी उदाहरण जो है उत्तर था। ठीक है, अब माइक्रो टीचिंग आपसे पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य है कि शिक्षण का लघु रूप, शिक्षण के जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में छात्रों के सामने प्रस्तुत करने का जो रुचिपूर्ण प्रक्रिया है वो सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है। यानी जैसे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको छोटे बच्चे को हमेशा जो है ध्यान में रखकर पढ़ाना है। ठीक है, जैसे छोटा सा बच्चा जब पढ़ने के लिए तैयार होता है, जब उसे कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप उसे छोटे छोटे खंडों में बांट कर पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो सूक्ष्म शिक्षण का यही तात्पर्य भी है कि शिक्षण का लघु रूप, शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में छात्रों के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला आपके बीच में ओपन हो रहा है। देखिए, अगला आपके बीच में अगर हम कहें तो यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर इसमें भी सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जनक पूछे जा रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा एक नंबर में आपसे पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? तो आप कहेंगे सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो एलन महोदय माने जाते हैं। ठीक है, या अगर जनक कहा जाए तो यहाँ इनके बगल में देख सकते हैं एलन महोदय ही कहे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म शिक्षण, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण वह आधार है जिसमें शिक्षक जो है शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक तरीके से संपादित करता है, वही आपका शिक्षण या सूक्ष्म शिक्षण होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर शिक्षण कौशल की हम बात करें जो है तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिसमें शिक्षक जो है शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक तरीके से करता है। बिल्कुल सही है ना। मतलब समझिएगा कि भाई
शिक्षण कौशल जो होता है आपके अंदर जो टीचिंग स्किल्स होती है, जब भी आप अपने स्किल का प्रयोग करेंगे तो आप बेहतर करने का प्रयास हमेशा करेंगे। भाई जब आप टीचिंग कार्य करेंगे तो टीचिंग कार्य करते समय क्या आपका ये उद्देश्य होगा कि हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को ना समझ में आए? मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी ऐसा टीचर होगा जो आपको पढ़ा रहा है और वो कहेगा कि नहीं हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को ना समझ में आए। हर कोई चाहता है कि हम जितने भी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं बच्चे अच्छी तरह से समझ जाएं। ठीक है, जब आप प्रभावी शिक्षण करेंगे तो और रोचक तरीके से संपादित करेंगे तो मैं दावा करता हूँ 100% का कि आपका जो शिक्षण कार्य है वो सफल होगा और सारी चीज़ें बच्चे को समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है शिक्षण कौशल, ये तो हो गया। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कि प्रश्न कौशल के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आते हैं। प्रश्न कौशल के अंतर्गत आपके आते हैं प्रश्न सरल एवं स्पष्ट हो, बिल्कुल सही है। एक छोटा सा बालक है, पता लगा उसको आप इंटरमीडिएट का क्वेश्चन दे देंगे तो कभी नहीं हल कर पाएगा। ठीक है, प्रश्न प्रासंगिक हो, प्रश्न स्तरानुकूल हो। अब आप कक्षा 5 के बच्चे को इंटरमीडिएट का क्वेश्चन देंगे तो उसके स्तर के अनुकूल नहीं होगा। ठीक है, अगला कहा जा रहा है प्रश्नों में विविधता एवं बोधगम्य हो, बिल्कुल सही है। प्रश्न पाठ के अनुसार क्रमबद्ध श्रृंखला में होने चाहिए। आपके प्रश्न जो भी हो आपके पाठ के अनुसार ही होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिएगा जो है कोलविन ने प्रश्नीकरण के विषय में क्या कहा है। तो कोलविन महोदय ने प्रश्नीकरण के विषय में लिखा है कि प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह जो है शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, अर्थात प्रश्न के माध्यम से छात्रों को ज्ञान आसानी से प्रदान किया जाता है तथा शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। भाई जो प्रश्न है, प्रश्न एक अच्छा उत्तेजक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं अगर वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप उस समझी हुई चीज़ों से प्रश्न भी पूछ सकेंगे। जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे तब अपने आप आपको उत्तेजना व्याप्त होगी कि नहीं अब हम बच्चों के समक्ष या हम किसी भी टीचर से प्रश्न कर सकते हैं कि सर ये क्या हो सकता है ना। अगला कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखिए शिक्षण में प्रश्न का बहुत बड़ा महत्व है, बिल्कुल सही है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सामान्य पाठ या विशिष्ट शिक्षण में किसी शिक्षक की सफलता उसकी भली भांति प्रश्न पूछने की क्षमता या योग्यता पर निर्भर करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन आपके रायबर्न महोदय का है। रायबर्न, जब आप शिक्षण निगम का सिद्धांत बुक खोलेंगे तो सबसे पहले पेज पर ही रायबर्न महोदय का दर्शन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है रेमंड के अनुसार एक अच्छा प्रश्नकर्ता कौन हो सकता है। तो रेमंड के अनुसार उत्तम प्रश्न करने की शैली जो है प्राप्त करना एक नए शिक्षक के मुख्य आकांक्षाओं में से एक होती है। अतः एक अच्छा प्रश्नकर्ता एक अच्छा शिक्षक ही होता है। विचार करें, जैसे आप एक प्रशिक्षु हैं, ठीक है, आप शिक्षक बनने की श्रेणी में हैं। भाई जब आप शिक्षक बन जाएंगे, जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने जाएंगे उस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो क्या आप बच्चों से कभी प्रश्न कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ रेमंड के अनुसार वही आपसे कहा जा रहा है कि उत्तम प्रश्न करने की शैली जो है एक नए शिक्षक की मुख्य आकांक्षाओं में से एक होती है। आप शुरू में टीचिंग कार्य करने जा रहे हैं, आप नए शिक्षक हैं, ठीक है, तो आपकी प्रमुख आकांक्षाएं होंगी कि हमें सब कुछ किताब से आ जाए ताकि हम बच्चों से अच्छा प्रश्न कर सकें। सॉरी, देखिए रोटेट हो गया। ठीक है, ताकि हम बच्चों से अच्छा प्रश्न कर सकें। अब यहाँ देखिए आगे आपसे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया। देखिए हाँ, कहा जा रहा है एक अच्छा प्रश्नकर्ता एक अच्छा शिक्षक ही हो सकता है। बिल्कुल सही है। जब आपको जो है अच्छा खासा अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रहेगा तभी जाके आप बच्चों के समक्ष एक अच्छा प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, और आपके अंदर एक अच्छे शिक्षक का गुण तभी आ पाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि चाहे जो मन कहे सो आपके बीच में आ जाए और प्रश्न करने लगे। प्रश्न का कोई स्तर होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न सुनियोजित होना चाहिए, प्रश्न आपके अनुकूल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप बीटीसी कर रहे हैं और दुनिया के आईएएस पीसीएस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछने लगे, तो ये तो समझ से बाहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पार्कर का प्रश्न के विषय में क्या विचार है। पार्कर का कहना है कि प्रश्न आदत कौशल स्तर हैबिट स्किल्स लेवल, ठीक है, कि जो है बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है वुडवर्थ ने अधिगम के संबंध में क्या परिभाषा दी है। अधिगम क्या होता है, आपको मैंने अधिगम के बारे में बताया है। ठीक है, अब वुडवर्थ महोदय ने अधिगम के बारे में क्या कहा है, किसी भी ऐसी प्रक्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार एवं अनुभवों को जो कुछ भी हो सकते हैं भिन्नता स्थापित करती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि किसी भी ऐसी प्रक्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है। ठीक है भाई, आप कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आपके विकास में वो सहायक होगी, ठीक है, तो वर्तमान व्यवहार में जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बर्नहटे ने अधिगम की क्या परिभाषा दी है। देखिए अधिगम के तमाम परिभाषाएं आपके बीच में आ रही हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन वुडवर्थ महोदय के अनुसार रामबाण है, आने के चांसेस प्रबल होते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है बर्नहटे ने अधिगम की क्या परिभाषा दी है, तो इन्होंने डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है कि सीखना व्यक्ति के कार्यों में से जो है एक अस्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो निश्चित परिस्थितियों में किसी विशेष उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास में अभ्यास द्वारा किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके अंतर्गत हम आपसे कहें तो आप कह सकते हैं, अच्छा थोड़ा सा आप एक सेकंड के लिए पीछे आएंगे। ये जो बर्नहटे की अधिगम की परिभाषा, इसे आप थोड़ा सा फिर से ध्यान देंगे। ठीक है, बीच में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ। चलिए, कहा जा रहा है कि अधिगम ने बर्नहटे की क्या परिभाषा दी है। ध्यान दीजिएगा, अपने जो है आपने परिभाषित करते हुए लिखा है, यहाँ आप लिखेंगे ये जो चीज़ें यहाँ आपको दी गई हैं कि आपने परिभाषित करते हुए लिखा, ये चीज़ें आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे बर्नहटे ने अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सीखना व्यक्ति के कार्यों में से एक अस्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, आप कोई चीज़ सीख लेंगे, वो सीखा हुआ जो ज्ञान है वो आपके अंदर अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, आप भविष्य में जैसे भाई जो है चेतन अचेतन मन जो होता है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, भूलना और याद करना ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, बट आप कोई चीज़ अगर आपके दिमाग में सेट हो जाती है, वो भले ही भूल जाते हैं, एक बार उसे रिवीज करते हैं तो वो आपके बीच में फिर से दिमाग में आ जाती है ना। अस्थायी परिवर्तन जो निश्चित परिस्थितियों में किसी विशेष किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा किसी जो है समस्या को सुलझाने के प्रयास में अभ्यास द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये बर्नहटे के अधिगम की परिभाषा, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला पेज आपके बीच में देखिए, कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो है गेट्स के अनुसार सीखना क्या है, मीन्स आप कह सकते हैं लर्निंग क्या है। ठीक है, किसी एक साइंटिस्ट के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण परिभाषा है। ठीक है, कहा है कि गेट्स ने एजुकेशन साइकोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि गेट्स की एक पुस्तक आपके बीच में दी जा रही है, आपसे डायरेक्टली यही पूछ लिया जाएगा कि एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे ये गेट्स महोदय की पुस्तक है। अब इन्होंने अधिगम को जो परिभाषित करते हुए बातें कही हैं, ध्यान दीजिएगा, पुस्तक में अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अनुभव द्वारा जो है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। भाई जब आप जो है किसी चीज़ का अनुभव करेंगे, कोई चीज़ सीखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होना बिल्कुल लाजमी है। ठीक है, चलिए ये हो गया, यहाँ तक की चीज़ें ठीक है, बट आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि अनुभव के द्वारा जो है व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही आपको सीखना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप जो है, ध्यान दीजिएगा, जो है अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से जो है व्यवहार करने अथवा व्यवहार में जो है परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा आपके एचएल जो है किस्कलेंदी है। ये भी आपकी परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है, बट आप थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर का दिमाग कहाँ कैसे बन जाए ये कोई नहीं आंक सकता। ठीक है, तो इसलिए आप हर एक जो है टॉपिक को कवर करते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दक्षता आधारित जो है विधि के सोपान बताइए। तो जो दक्षता आधारित विधि के आपके दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्न सोपान हैं, जो है पूर्व तैयारी, उद्देश्य का निर्धारण करना। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है सहायक सामग्री की व्यवस्था, तीसरा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, चौथा जो है नियम निर्णय का समन्वयकरण, सूचना या इसी को हम सूचीकरण भी कह सकते हैं, पांचवा है अभ्यास, छठवां है अभ्यास की कार्य
या अभ्यास कार्य के मध्य की किए गई त्रुटियों का शुद्धिकरण, और चौथा आपका प्रयोग है। ये आपके दक्षता आधारित जो है विधि के प्रमुख सोपान में से आते हैं। देखिए फिर से वही चीज़ें आपके बीच में आई कि नहीं आई। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण के अर्थ बताइए। ठीक है, बातें हमारी एक ही हैं। मैंने आपसे कहा सेंटर आपका एक ही है। ठीक है, प्रश्न चाहे इधर से पूछे चाहे इधर से पूछे, बट आपका सेंटर एक ही है ना। तो उपचारात्मक शिक्षण अभी आपने ऊपर पढ़ा, बट अब से फिर यही चीज़ें आई हैं। उपचारात्मक शिक्षण का जो अभिप्राय इस प्रकार की शिक्षा से है जिसमें शिक्षा व्यवस्था छात्रों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किए जाते हैं। छात्रों में दुर्बलता को जानकर शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है कि जिसमें उनकी कठिनाइयाँ, दुर्बलताओं और बुरी आदतों को भी दूर करने, सीखने के दूषित जो है प्रभावों को नष्ट किया जाता है, सुधार किया जाता है। भाई इनका आप मतलब छोड़िए। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण सिर्फ आपका यही होता है कि आपके अंदर जो भी त्रुटियां हैं, जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, वो उसका आपका जो भी टीचर है वो उपचार करता है। मीन्स अगर कहा जाए आपको वो सिखाता है, ठीक है, कि आप इस चीज़ों को इस तरह से करें। ठीक है, यानी आपकी कमियों को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। ठीक है यार, आप इसके अर्थ से ही समझ सकते हैं। आप हम जो चीज़ें बता रहे हैं आप उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप उसी चीज़ को करिए। ठीक है, इसे देखिए मैंने हटा दिया। आप अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करें। मैं समझता हूं कि अगर आप उपचारात्मक के अर्थ या उपचारात्मक शिक्षण के अर्थ को समझ गए हैं तो आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। खेल पर आधारित आपको सिर्फ 2 शिक्षण विधि पूछी जा रही है, बट यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, खेल विधि हो गया, प्लेवे मेथड हो गया, है ना। आगे किंडरगार्टन विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, और जो है प्रोजेक्ट विधि है, ये डाल्टन विधि है, ये सारी खेल विधियाँ हैं, है ना। आगे यहाँ किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करना है। ठीक है, उल्लेख करने का मतलब यहाँ देख सकते हैं किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करना, यानी अगर इसके अंतर्गत हम आपसे कहें तो यहाँ देख सकते हैं जो है शिक्षण सूत्रों के उल्लेख का जहाँ तक सवाल है, पहला आपका है विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा आपका है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये आपके 2 शिक्षण सूत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और भी शिक्षण सूत्र हैं, बट यहाँ सिर्फ आपसे 2 ही का चर्चा किया गया है, तो हम 2 के बारे में आपसे बात करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है शिक्षण में जो है रुचि के सिद्धांत का क्या आशय है। ठीक है, रुचि के सिद्धांत का क्या मतलब है। भाई आप शिक्षण कर रहे हैं, शिक्षण करते समय जब आपकी रुचि ही नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाएंगे, है ना। अब विचार करें, जैसे आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर अगस्त के फर्स्ट वीक में है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है और आपके दिमाग में होगा कि यार चलिए हम पास हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं पास होंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको पास होना होगा तो जाहिर सी बात है कि आप अपना 100% रुचि लगा कर पढ़ेंगे, और नहीं पास होना होगा तब तो भाई आप जैसे होता नहीं है कि एक दिखावे के लिए लोग पढ़ रहे हैं, हम भी ऐसे कापी कलम खोल कर बैठ जाएंगे। अगर हमारा मन कहेगा तो पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ेंगे। घर वाले तो देख ही रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका रुचि नहीं लग रही है। तो यहाँ रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है समझेंगे। शिक्षण के स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए जो अपने आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जाती है। जब आपका लक्ष्य होगा कि नहीं हम प्राथमिक के शिक्षक बनेंगे, ठीक है, तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए रुचि के सिद्धांत का पालन करेंगे। यानी जो चीज़ पढ़ेंगे वो आपको इंटरेस्टेड लगेगी, है ना। और जब आपको किसी चीज़ में कोई चीज़ आपने कोई चीज़ उद्देश्य बनाया ही नहीं है कि चलिए हम सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए अगला आपके मन में आ रहा है, देख सकते हैं जॉन डीवी के अनुसार श्रव्य दृश्य उपकरण क्या है। ठीक है, आप इसमें सिर्फ इसका मतलब है श्रव्य दृश्य उपकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो उत्तर कहा जा रहा है कि समस्त श्रव्य दृश्य साधनों को जो है शैक्षिक कार्यक्रमों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक सामग्री या विधियाँ या साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। आगे श्रव्य दृश्य उपकरण जो है स्वयं साध्य नहीं है वरन सिखाने के साधन है। ठीक है, चलिए ये भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा हम तीव्र गति से चल रहे हैं
ठीक है, चूँकि हमने क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा ही ले रखा है। ठीक है, देखिए समय कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने का प्रयास करें ताकि आप कम समय में आपको अधिक से अधिक जो है क्वेश्चंस आपके बीच में जा पाए और आप अच्छी तरह से किसी चीज़ को सीख पाएँ। ठीक है, कहा जा रहा है मैकनॉन तथा रॉबर्ट्स ने श्रव्य दृश्य सामग्री के विषय में क्या कहा है। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा जो है श्रव्य दृश्य सामग्री के विषय में क्या कहा है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसे जो है सहायक साधन हैं जिसके द्वारा शिक्षक एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का दोहराने का दोहन कर संकल्पनाओं को स्पष्ट जो है स्थापित कर उसमें सह संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। ये मैकनॉन और रॉबर्ट्स के अनुसार जो है श्रव्य दृश्य साधन के विषय में इन्होंने कहा है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र जो है किस तथ्य पर आधारित है। अगर हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है सूत्र की बात करें तो आप कह सकते हैं कि बालक ने जो कुछ सीख लिया है वही उसको ज्ञात है। ठीक है, बालक ने जो कुछ सीख लिया है वही उसको ज्ञात है। इसी ज्ञात या पूर्व ज्ञात के सहारे वह नया ज्ञान प्राप्त करना है, यह शिक्षण सूत्र जो है इसी तथ्य पर आधारित होता है। भाई जो भी बालक है ना, जो पहले सीख लिया है वो तो उसको ज्ञात है और उसी ज्ञान के सहारे, ठीक है, पूर्व में सीखे ज्ञान जो है पूर्व में ज्ञान के सहारे वह एक अगर कोई नया ज्ञान प्राप्त करना है या करता है वही उसके ज्ञात से अज्ञात की ओर इस सूत्र का आशय। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में कहा जा रहा है कि अध्यापन जो है आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है। यहाँ स्पष्ट आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका अध्यापन है वो आदेशात्मक नहीं होना चाहिए, जो है निर्देशात्मक होना चाहिए। ठीक है, यह इस कथन से क्या तात्पर्य है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर देखिएगा। कहा जा रहा है छात्रों को या शिक्षक को छात्रों के प्रति जो है सख्त या कठोर जो है आदेशात्मक जो है व्यवहार नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से बालक के साथ अगर आप कठोरता से पेश आएंगे तो शायद कभी वो आपसे जो है कोई क्वेश्चंस पूछेगा नहीं। जब उसके अंदर डर की भावना आ जाएगी तो जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कहा जा रहा नहीं करना चाहिए, बल्कि छात्रों को निर्देश देते हुए उनकी समस्या समाधान करना चाहिए। कहा जा रहा है शिक्षकों को छात्रों के प्रति निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है, कहा जा रहा है कि शारीरिक दंड जो है प्रक्रिया को बहिष्कृत करना, बिल्कुल आपको कभी शारीरिक दंड नहीं देना है। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला कहा जा रहा है बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए, 100% सही है कि कभी भी जब बच्चे को आप स्वयं करके सीखने पर बल देंगे तो 100% जो उसके अंदर का डेवलप होगा वो बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, 4 नंबर में कहा जा रहा है प्रेषण जो है सूचना संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विषय है। ठीक है, विकास है। 5वां कहा जा रहा है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो हमेशा आप शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे तो बच्चा अच्छी तरह से आपके द्वारा दी गई चीज़ों को वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ क्या हो सकते हैं। जितने भी शिक्षण सूत्र अभी तक आपने पढ़ा है 2019 का क्वेश्चन है, तो शिक्षण सूत्रों से क्या लाभ हो सकते हैं। भाई आप शिक्षण सूत्र क्यों पढ़ाएंगे, जब बिना लाभ का तो आप पढ़ाएंगे नहीं। जब आपको लगेगा नहीं हम शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बच्चे बढ़िया सीखेंगे, अच्छा खासा सीखेंगे, तभी जाके आप जो है शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे। या कोई भी जब अपने अंदर चेंजमेंट लाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हम ये परिवर्तन करेंगे तो बच्चे अच्छा सीखेंगे। हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए कि बच्चे को अच्छी तरह से हम सिखा पाएँ। ठीक है, जब हम जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम आपको अच्छी तरह से नहीं समझा पा रहे हैं तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, 1 घंटा बकर बकर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फ़ायदा तब होगा जब आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो वही काम शिक्षण सूत्र का है। शिक्षण सूत्रों से होने वाले लाभ क्या हो सकते हैं, कहा जा रहा शिक्षण सूत्र द्वारा शिक्षण को अधिक रोचक, रचनात्मक तथा बच्चों की जो है रुचि अनुकूल बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अधिगम की क्रिया को
प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। ये आपके शिक्षण सूत्र के 2 लाभ हो सकते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए। आप किसी भी जो है प्रश्न को पूछते हैं तो उसके लाभ क्या हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है इसके लाभ क्या हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि देखिएगा 2019 का क्वेश्चन ये भी है कि इस विधि का प्रयोग करने से छात्र सक्रिय रहते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं या कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, अगर आपको इस बात का डर रहेगा कि नहीं अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो अभी जब टीचर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आप बीच बीच में जब बच्चों से क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो जो बच्चों की जो सक्रियता है वो क्लास में बनी रहती है। कोई भी टीचर है, ठीक है, जब आपने देखा होगा भाई, आप अपने पढ़ाई पीरियड में देखे होंगे, जब कोई टीचर आता है और आपसे वो पढ़ाकर कथा की तरह चला जाता है, कभी आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछता, तो बच्चे भी उसी तरह से यार मस्त रहते हैं। उनको ये दिमाग में रहता है कि चलिए सर आए हैं पढ़ा के चले जाएंगे, कोई प्रश्न पूछेंगे नहीं तो क्या मतलब है। ठीक है, उनको परीक्षाओं की चिंता नहीं होती है। ठीक है, अब सब कोई तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन प्रश्न पूछने का सबसे बेहतर लाभ यही होता है कि छात्र जो है क्लास में सक्रिय रूप से बने रहते हैं, मन चाहे जहाँ हो लेकिन सुनते रहते हैं आपको अच्छी तरह से। ठीक है, कहा जा रहा है कि दूसरा है, इस विधि में छात्रों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का निराकरण किया जा सकता है। ठीक है, जब भी आप प्रश्न पूछेंगे या जो है इस विधि में छात्रों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का निराकरण किया जा सकता है। बच्चों से आपने प्रश्न पूछा और खुदा न खास्ता बच्चे अगर प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाए तो जाहिर सी बात है कि टीचर का भी परम कर्तव्य बनता है, परम उद्देश्य बनता है कि उसकी जो भी कठिनाइयाँ हैं उसका निराकरण करें, है ना। काठिन्य निवारण, अगला क्वेश्चन है, काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है या क्यों किया जाता है। ठीक है, अब काठिन्य निवारण क्या होता है, आपने देखा होगा कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ें जब लिखते हैं तो लिखने में बड़ी ही त्रुटियां करते हैं। ठीक है, उसी त्रुटियों को दूर करने के लिए उसी को हम कह सकते हैं काठिन्य निवारण। ठीक है, यानी कठिन शब्दों का निवारण हम कैसे करेंगे। कठिन या काठिन्य निवारण व्याख्या कौशल का एक घटक है। व्याख्या कौशल का प्रयोग साहित्य तथा भाषा विज्ञान में जो है शब्द व्याख्या, भाषण व्याख्या आदि के लिए किया जाता है। व्याख्या एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी शब्द या कथन को सरल बनाकर जो है बालकों को समझाया जाता है। व्याख्या में कठिन शब्दों की जगह सरल शब्द युक्त किए जाते हैं। ठीक है, और जटिल विचारों को छात्रों के अनुभवों जो है छात्रों के अनुभूत भावों से प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी कठिनाइयों को सरलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो आपके अंदर कठिनाइयां हैं, जो चीज़ें आप नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है, वो काठिन्य निवारण के अंतर्गत दूर किया जाए। काठिन्य निवारण व्याख्या कौशल का एक प्रमुख घटक होता है। ठीक है, कहा जा रहा है साहित्य तथा भाषा विज्ञान में शब्द व्याख्या, भाषण व्याख्या आदि के लिए किया जाता है। व्याख्या एक ऐसी युक्ति होती है जिससे किसी शब्द या कथन को सरल बनाकर बच्चों के समक्ष पेश किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आप बच्चों के समक्ष सरल जैसे कोई चीज़ कठिन आपके सब्जेक्ट में आ गया है, ठीक है, तो आप उससे अपने अनुसार जो है सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें। आपका जो शिक्षण है ताकि वो अच्छा रहे, है ना भाई। कठिन चीज़ें हैं, जब आप कठिने बच्चों को बता देंगे तो बच्चे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों के अंदर आपको आसानी से समझाना है ताकि सरल शब्द अगर आप देंगे तो बच्चे अच्छी तरह से सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए काठिन्य निवारण भी हो गया। अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए अगला कहा जा रहा है जो है हर्बर्ट एवं जॉन लॉक ने शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया है। देखिएगा, हर्बर्ट महोदय हैं और जॉन लॉक महोदय हैं, उनके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा का उद्देश्य बालक के नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना ही स्वीकार किया। ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो बच्चों का नैतिक और चारित्रिक विकास, यानी यहाँ हम अगर देखें तो आप नैतिक और चारित्रिक विकास न कह करके अगर आप सर्वांगीण विकास कहें तो बिल्कुल बेहतर है। अब ऐसा तो है नहीं बच्चों के सिर्फ हम नैतिक विकास करेंगे और चारित्रिक विकास करेंगे, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, बच्चों का सामाजिक विकास भी करना है, यानी एक छोटा सा बालक है उसके हर पहलू को डेवलपमेंट करना एक शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, बट आपको सिर्फ जॉन लॉक और हर्बर्ट महोदय के अनुसार पढ़ना है तो
आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होगा, ठीक है, यह हमारे शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो होगा वो बच्चों के सर्वांगीण विकास यानी बालक के हर पहलू का विकास करना प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्पेंसर ने शिक्षा एवं शिक्षण क्या है स्पेंसर के अनुसार? तो स्पेंसर एक ऐसे शिक्षावादी हैं जो संपूर्ण जीवन को ही एक शिक्षा मानते हैं। बिल्कुल सही है। अर्थात मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है, वह शिक्षा है तथा उसे परिपक्व करना ही शिक्षण का उद्देश्य है। बिल्कुल सही है। जैसे आज एक छोटा सा बालक जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो उस इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू करता है। ठीक है, यानी जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती, जीवन पर्यंत वह कुछ न कुछ सीखता रहता है ना। तो यहाँ देख, संपूर्ण जीवन को ही शिक्षा मानते हैं, सत्य है। ठीक है, अर्थात मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखता है वह शिक्षा ही है। सही है। ठीक, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीख रहे हैं वह एक शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, फिर देखिए जॉन डीवी महोदय आगे, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए जॉन डीवी महोदय कह रहे, जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षण का उद्देश्य बालक तथा सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस तथा अच्छी नागरिकता, गुड सिटीजनशिप का गुण पैदा करते। बिल्कुल सही है। जो जॉन डीवी हैं उनके अनुसार जो शिक्षण का उद्देश्य या शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सामाजिक कल्याण, बिल्कुल सोशल वेलफेयर हो गया, सही है। सामाजिक विकास या सामाजिक सेवा, बिल्कुल सही है। तथा अच्छी नागरिकता, गुड सिटीजनशिप का गुण पैदा करना चाहिए। ठीक है, ये शिक्षण का उद्देश्य भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा जो है निर्णयों द्वारा गुणों के विचारों, मतों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। यह कथन किसका है? लोगिस एवं वीगल का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो है एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा देखिए। संप्रेषण का अर्थ होता है कि अपनी बातों को आदान प्रदान करना। चलिए ठीक है, आप इनके अनुसार नहीं जान पा रहे हैं तो आप इतना लिख दीजिए कि एडगर महोदय या एडगर डेल महोदय के अनुसार कह सकते हैं कि शिक्षण का संप्रेषण की जो परिभाषा है वो अपनी बातों को आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता। आप इतना लिख दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी गया, डबल इन्वर्टर कॉमा संप्रेषण का अर्थ होता है कि परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करना। ठीक है, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड के विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैयक्तिक संप्रेषण क्या है? ठीक है, कहा जा रहा है वैयक्तिक संप्रेषण क्या है, तो आप कह सकते हैं एजी जो है मेलविन ने वैयक्तिक संप्रेषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि विचारों का आदान प्रदान तथा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा जो है बालकों को अध्ययन में सहायता व जो है आदेश निर्देश प्रदान करना एक शिक्षक का प्रत्येक बालक के लिए पृथक पृथक साक्षात्कार करना ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सामूहिक संप्रेषण। ठीक है, या कक्षा शिक्षण के गुण बताइए। सामूहिक संप्रेषण के गुण क्या हो सकते हैं? जैसे आप एक क्लास में बैठकर बच्चों के साथ टीचिंग कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए कहा जा रहा है कि सामूहिक संप्रेषण के निम्नलिखित गुण हैं। यह विधि सरल एवं सस्ती, इसी कारण व्यवहारिक है। जैसे आपने देखा होगा कोई टीचर है, जब क्लास में सामूहिक बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और टीचर यहाँ से कोई क्वेश्चन कर रहा है तो इसमें इनको नहीं आ रहा है, इनको आ रहा है, इनको नहीं आ रहा है, इनको आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखेगा, ये एक बच्चा इसमें से कोई बता दे रहा है तो अब टीचर को लगेगा कि नहीं सभी बच्चों को आ रहा है। ठीक है, तो यही कारण है जो यहाँ कहा जा रहा है कि यह विधि सरल एवं सस्ती, इस कारण से व्यवहारिक बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आप ये भांप नहीं पाते हैं कि किस बच्चे को आ रहा है, किस बच्चे को नहीं आ रहा है कोई चीज़। ठीक है, बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने से अच्छे गुण ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, बालक जब जो है ज़्यादा बच्चों के संपर्क में आएगा तो बच्चा गलत भी सीख सकता है, सही भी सीख सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सही सीखेगा, अरे गलत तो सीखेगा, गलत कौन सीखेगा। ठीक है, दोनों गुण आ सकते हैं। अगला कहा जा रहा है यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत तथा कला एवं कविता के लिए बेहतर होती है। बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षण क्या है? फ्रॉवेल का मानना है कि बालक जो है कार्य करके ही सीखता है और क्रिया के द्वारा अस्थायी सीखता है।
बिल्कुल सही है। जब आप बालक जो होता है वो कार्य करके सही है सीखता है, लेकिन जब उसी कार्य को क्रिया के करता है या काम करके सीखता है तो बालक जो होता है वो एक बेहतर सीखता है और वो सीखा गया ज्ञान जो होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है। प्रेरणा के तरीके क्या हो सकते हैं? प्रेरणा आपकी दो तरह की होती है, जिसमें पहला है शाब्दिक प्रेरणा, दूसरा है अशाब्दिक प्रेरणा। अब जो शाब्दिक प्रेरणा होती है उसमें क्या होगा और जो अशाब्दिक प्रेरणा होगी उसमें क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। अगर हम शाब्दिक प्रेरणा के अंतर्गत कहें जिसमें शाबाश, अच्छा, उत्तम आदि शब्द आते हैं, और अशाब्दिक प्रेरणा जिसमें हम पहुंचते बच्चों को 4 डंडा दे दें। ठीक है। ये जो दंड है या पुरस्कार जब हम बच्चों को लगा, भाई एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दंड दे रहे हैं तो ये तो अशाब्दिक प्रेरणा है ही, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं पुरस्कार देंगे तो ये शाब्दिक प्रेरणा होगी। बिल्कुल सही है, शाब्दिक प्रेरणा होगी, लेकिन भाई हमें आप बताओ, आप किसी भी बच्चों को पुरस्कार की बदौलत कितने दिन आप टीचिंग करोगे? नहीं कर पाओगे। अरे एक दिन आप पुरस्कार दोगे, 2 दिन पुरस्कार दोगे, तीसरे दिन बच्चा क्या कहेगा कि नहीं, जब तक हमें सर जी पुरस्कार नहीं देंगे तब तक हम पढ़ेंगे नहीं। तो ये क्या हुई? ये अशाब्दिक प्रेरणा हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे बिल्कुल हुई। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। पॉल लेगेंस के अनुसार संप्रेषण की क्या परिभाषा हो सकती है? अंतिम पेज आपके बीच में है। ठीक है। पॉल लेगेन के अनुसार जो संप्रेषण की परिभाषा, ध्यान दीजिएगा, जो है अगर इस परिभाषा के अंतर्गत हम कहें तो आप कह सकते हैं संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक जो है लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं, जो है प्रभावों आदि का इस प्रकार जो है परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। संप्रेषण में यह संदेश देने वाला तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। ठीक है। ये पॉल लेगेंस के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया है, आप इसे खुद देख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंडरसन के अनुसार संप्रेषण क्या है? संप्रेषण को आपने पहले ही देख लिया, अपनी बातों को आदान प्रदान करना संप्रेषण है, लेकिन यहाँ एंडरसन के अनुसार कहा जा रहा है एंडरसन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो है जिसके द्वारा चेतनया तथा अचेतनया जो है दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव आदि के रूप में उपकरणों तथा जो है साधनों के रूप में प्रभावित करता है। ये संप्रेषण का जो एंडरसन के अनुसार ये परिभाषा है। ठीक है। टी रायमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? टी रायमंड कहते हैं कि शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिसमें यह आशा की जाती है कि सिद्धांत का प्रयोग जो है प्रयोग में सहायक होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यवस्थित विधि जो है वह रास्ता है जिसमें व्यवस्थित सामग्री के विकास का जो निर्णय किया जाता है। यह कथन किसका है? तो आप कहेंगे जॉन डीवी का है। टीएलएम का पूरा नाम क्या है? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है शिक्षण अधिगम सामग्री इसका पूरा नाम है। इसका प्रयोग जो है वो शिक्षण कार्य या कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए या रोचक बनाने के लिए किया जाता है। अगला है गतिविधि से आप क्या समझते हैं? वह तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, इसे हम गतिविधि कह सकते हैं। ठीक है। तो क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है। बट अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।